हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज के इस कक्षा में हम लोग बातचीत करेंगे इतिहास के बेसिक्स पर कि इतिहास क्या होता है, इतिहास का किस तरह से विभाजन किया गया है, इतिहास के जनक कौन हैं, पुरातत्व विभाग क्या होता है, कब अस्तित्व में आया, इसके कौन कौन महानिदेशक कब बने, और इस तरह के सभी बेसिक्स को देखेंगे। युग कितने थे, पुराणों को देखेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में इतिहास के बेसिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुभारंभ करते हैं आज के इस कक्षा की, जिसमें हम लोग इतिहास के बेसिक्स को समझने वाले हैं। और ये पूरी सीरीज चलाई जाएगी दोस्तों, जिसमें कंप्लीट इतिहास आप लोगों को इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो आरंभ करते हैं दोस्तों आज के इस कक्षा की। इतिहास क्या है, इतिहास का विभाजन, इतिहास के जनक। तो सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है दोस्तों, सबसे पहले इतिहास को ही समझ लेते हैं। तो इतिहास क्या है? हिस्ट्री यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरिया, यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। तो हिस्ट्री क्या है? यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। तो इतिहास क्या है? इतिहास यूनानी ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, ऐसा जो है तो ज्ञान जिसको इन्वेस्टिगेट करके प्राप्त किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो हिस्ट्री यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। आगे देख लेते हैं, इतिहास अतीत का अध्ययन है। यदि परिभाषा के रूप में देखें तो इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। तो इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन क्यों है? क्योंकि इसको क्या है? लिखित दस्तावेजों में वर्णित किया गया है। आगे दोस्तों देख लेते हैं, ब्रिटेन के इतिहासकार A.H. कार महोदय की परिभाषा को यदि देखें तो A.H. कार, एडवर्ड हॉलेट कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। तो ब्रिटेन के इतिहासकार A.H. कार महोदय ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, इन्होंने पुस्तक एक लिखी जिसका क्या नाम था? व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक नाम था। और इस पुस्तक में इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है। तो इस पुस्तक में इतिहास की परिभाषा A.H. कार महोदय के द्वारा दी गई है, जो कि ब्रिटेन के इतिहासकार हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने क्या बताया कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। तो इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। ये परिभाषा ब्रिटेन के इतिहासकार A.H. कार महोदय, एडवर्ड हॉलेट कार महोदय ने दी है। तो याद रखेंगे, इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो क्या है? कभी न समाप्त होने वाला क्या है? संवाद है। इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इतिहास का विभाजन किस तरह से किया गया। तो इतिहास का विभाजन, इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इतिहास को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 3 वर्गों में विभक्त कर देते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड।
और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। तो याद रखेंगे इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में इतिहास का विभाजन किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल अब क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल लिखित इतिहास के पहले कालखंड को, तो जो लिखित इतिहास है इसके पहले कालखंड को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस कालखंड में लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था, और इस कालखंड में क्या था, जो लोग थे उनको लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास है और ये पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। तो जो क्या है प्रागैतिहासिक काल है, ये क्या है, आदिम लोगों का इतिहास है। इसके अंतर्गत आदिम लोगों के इतिहास को देखा जाता है, और इसमें पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफाओं, पत्थर और हड्डी के औजारों और उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर इसको लिखा गया है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है, और इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। तो याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल लिखित इतिहास के पहले कालखंड को कहते हैं, और इस कालखंड में क्या था, लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अक्षरों को लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और इस टाइम पर आदिम लोग थे और उनके इतिहास को पत्थर और हड्डी के औजारों तथा गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको पत्थर व हड्डियों के औजारों और गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है, और इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, पाषाण काल को रखा गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो दूसरा विभाजन है वो आद्य ऐतिहासिक काल में है। तो उस कालखंड को इतिहास, उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है। तो ऐसे कालखंड का इतिहास जो कि क्या है, ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का ज्ञान था लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का ज्ञान था लेकिन आज भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक का मतलब है कि इस टाइम पर लिपि और अक्षर का ज्ञान तो हो गया था, लिपि एवं अक्षर का तो ज्ञान हो गया था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है दोस्तों, तो लिपि और अक्षर का ज्ञान था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह के इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है वो क्या है, इसी काल के अंतर्गत है, क्योंकि यह लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक है और इसका अर्थ निकालना कठिन है। तो इस काल की जो लिपियां थी वो क्या है, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक हैं और उनका अर्थ निकालना क्या है, कठिन है। तो इस तरह से प्रागैतिहासिक काल हमने देखा, और हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल को। अब हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है, और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। अब देख लेते हैं ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है। तो इतिहास का ऐसा टाइम जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो इतिहास का ऐसा टाइम पीरियड जिसमें क्या हुआ है, जिससे संबंधित क्या है, लिखित सामग्रियाँ लिखी हुई जो है तो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं और उसको पढ़ा भी जा चुका है। तो भारत में यह काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। तो जो ऐतिहासिक काल है वो क्या है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। और महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से क्या होता है, प्रारंभ होता है, और महाजनपद काल से अब तक का जो पूरा टाइम पीरियड है ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम ऐतिहासिक काल में महाजनपद काल 6ठी शताब्दी से महाजनपद काल से अब तक के कालखंड को इसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो
इस तरह से दोस्तों ये क्या हो गया, इतिहास का विभाजन हो गया। इतिहास का एक तरह से और विभाजन किया जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो इतिहास के जन्मदाता को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो इतिहास के जन्मदाता कौन थे? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। हेरोडोट्स यूनान के हेरोडोट्स यूनान के प्रथम दार्शनिक, प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे, और हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। तो हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या था? हरिदत्त था। याद रखेंगे इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस ही हैं। तो हेरोडोट्स यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे। तो हेरोडोट्स कौन थे? यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोट्स का संस्कृत नाम हरिदत्त था, और हेरोडोट्स को संस्कृत में हरिदत्त कहते थे। संस्कृत भाषा में यदि उनके नाम को जो है तो कोई पूछे तो आप बताएंगे कि हरिदत्त जो है तो हेरोडोट्स का संस्कृत नाम था। हेरोडोट्स हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोग करता थे। तो हेरोडोट्स क्या थे? हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग उन्होंने ही किया था। उन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी, और जो वास्तविक इतिहास लेखन का कार्य है वो भी हेरोडोटस के द्वारा ही प्रारंभ करा गया था। रोमन दार्शनिक सिसरो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक, पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने क्या कहा था? हेरोडोटस को कहा था इतिहास का जनक। रोमन दार्शनिक, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को किसने कहा? तो याद रखेंगे रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा, फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया, और जो रोमन दार्शनिक थे इन्होंने अपने जो है तो इतिहास के विषय को पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो हिस्टोरिका थी। तो क्या था, जो ये इतिहास के जनक क्या थे? हेरोडोटस थे, और इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था, और इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। तो पुस्तक हिस्टोरिका। इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस, जन्मदाता हेरोडोट्स, और याद रखेंगे पुस्तक इनकी क्या थी? हिस्टोरिका। इतने प्रश्न पूछा जाएगा हिस्टोरिका। और एक यदि और जो प्रश्न बनेगा तो वो ये बनेगा कि इनको जो है तो किसने जो है तो इतिहास का जनक कहा, या फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा किसने दी? तो याद रखेंगे रोमन दार्शनिक सिसरो ने क्या किया था? हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता की संज्ञा दी। ऐसे प्रश्न दोस्तों 3 मार्कर में आपके जो है तो MPPSC में मेंस में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे ऐसे आ जाएगा ऐसे भी आ सकता है पेलोपोनेशियन युद्ध, या ऐसे भी आ सकता है हिस्टोरिका लिखा रहेगा। तो आपको जो है तो कम से कम 20 शब्दों में 10 से 20 या 15 से 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो हिस्टोरिका तो 3 पॉइंट में आप इसका उत्तर दे देंगे। हिस्टोरिका यदि आपको लिखा आ जाता है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर आपको दे देना है कि हिस्टोरिका यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता है ना, भूगोलवेत्ता हेरोडोट्स की पुस्तक का नाम है। हेरोडोट्स का संस्कृत नाम हरिदत्त था। और इस तरह से आप उनके जो है तो वास्तविक नींव लेखन की बात करेंगे, और उनको ये उपाधि किसने दी? तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने उनको इतिहास के जनक की उपाधि दी। तो इस तरह से आप इनको 3 जो है तो पॉइंट में इस उत्तर को लिख लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के जनक। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन? पुरातत्व के जनक कौन? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स। ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री कौन थे? विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 कब? 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
कोलकाता का उत्तराधिकारी थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के उत्तराधिकारी थे। तो याद रखेंगे, जो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित हुई थी कोलकाता में, उसी के उत्तराधिकारी थे कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स उसके क्या थे? उत्तराधिकारी थे। 1788 में इनका पत्र एशियाटिक रिसर्च में प्रकाशित होना आरंभ हुआ। तो 1788 में क्या हुआ? इनका पत्र था, उसका नाम क्या था? एशियाटिक रिसर्च था, और ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ सन 1814। सन 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। तो 1814 में ये क्या था? पहला संग्रहालय बंगाल में बना था। ASI अपने वर्तमान स्वरूप में 1801, तो जो क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या भारतीय पुरातत्व विभाग है, वो 1801 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वायसराय तत्कालीन चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। तो याद रखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने वर्तमान स्वरूप में 1801 में आया, और ये ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। तो पहली बार ASI अपने वर्तमान स्वरूप में जब आया, कब आया? 1801 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वायसराय चार्ल्स कैनिंग की सहायता से इसकी स्थापना करी गई। और पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो कनिंघम, रॉबर्ट कनिंघम महोदय क्या हैं? भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहे जाते हैं। 1944 में जब मार्टिमर व्हीलर, जब क्या हुआ? 1944 में जब मार्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। तो 1944 में क्या हुआ? जब मार्टिमर व्हीलर क्या हुए? महानिदेशक बने, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और ये क्या करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन? कनिंघम महोदय। और 1944 में जब मार्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो वर्तमान में क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। याद रखेंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पर्यटन और पुरातत्व सर्वेक्षण क्या करता है? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्रमुख महानिदेशकों को देख लेते हैं। पुरातत्व विभाग के प्रमुख महानिदेशक कौन हैं? तो पहले हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। पहले कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। 1871 से 1885 इनका टाइम पीरियड था। तो पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1871 से 1885। जेम्स बर्गस 1886 से 1889। जॉन मार्शल 1902 से 1928। हैरोल्ड हरगिब्स 1928 से 1931 तक। तो याद रखेंगे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1871 1885, जेम्स बर्गर 1886 से 1889, जॉन मार्शल 1902 से 1928, 1928 से 1931 तक हैरोल्ड हरगिव्स थे। तो इस तरह से ये चार प्रमुख महानिदेशक हो गए। पांचवें राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जिन्होंने क्या किया था? खुदाई कराई थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की। तो राय बहादुर दयाराम साहनी 1931 से 1935 तक थे। फिर JF
ब्लैक इंस्टेंट। तो JF ब्लैक इंस्टेंट कौन थे? 1935 से 1937 तक महानिदेशक के पद पे रहे, 6वें महानिदेशक थे। 7वें स्थान पर राय बहादुर KN दीक्षित, राय बहादुर KN दीक्षित 1937 से 1944 तक। और 8वें में मार्टिमर व्हीलर 1944 से 1948 तक थे। और 9वें जो है तो महानिदेशक MP चक्रवर्ती 1948 से लगाकर 1950 तक थे। तो 1948 से 1950 तक MP चक्रवर्ती थे। और माधव स्वरूप वत्स, तो यहाँ पे याद रखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कौन थे? तो MP चक्रवर्ती स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुरातत्व विभाग के क्या थे? महानिदेशक थे, प्रमुख महानिदेशक थे MP चक्रवर्ती 1948 से 1950 के टाइम पर। और उससे पहले दोस्तों, उससे पहले सर मार्टिमर व्हीलर थे। तो स्वतंत्रता के समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख कौन थे? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता के समय सर मार्टिमर व्हीलर थे और स्वतंत्रता के पश्चात MP चक्रवर्ती। इन दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे और प्रथम का नाम याद रखेंगे। फिर आगे 10वें कौन हुए? तो 10वें माधव स्वरूप वत्स महोदय हुए। माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने 1950 से 1953 तक क्या किया था? पुरातत्व विभाग के प्रमुख महानिदेशक के पद पर कार्य किया था। ए घोष 11वें नंबर के थे, 1953 से 1968 तक इनका कार्यकाल था महानिदेशक के रूप में। फिर BB लाल हुए 1968 से 1972 तक। फिर M देशपांडे हुए 1972 से 1978 तक। VK थापर 1978 से 1985 तक। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये 85 तक महानिदेशक का पद के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं पुराणों में युग कितने थे। तो पुराणों के युग को देख लेते हैं। पुराणों में योग नहीं दोस्तों, युग। पुराणों में युग, तो पुराणों में 4 युग हैं। तो पुराणों में कितने युग हैं दोस्तों? तो पुराणों में 4 युग होते हैं। पुराणों में 4 युगों को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, पुराणों में 4 युग को बताया गया है। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। पहला है कृत युग, कृत या सतयुग, कृत कहते हैं या सतयुग कहेंगे। दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा क्या है? कलयुग। तो कृत युग या सतयुग, इसमें कौन थे? तो भगवान कौन थे? विष्णु थे। और त्रेता युग, यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ। और द्वापर युग, यहाँ पर क्या हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और कलयुग में कल्कि अवतार का जन्म होगा। तो इस तरह से वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। तो जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो इनमें हर युग को अपने पिछले युग से क्या बताया गया है? घटिया बताया गया है, बेकार बताया गया है। और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है, क्या कहा गया है? कि जब एक युग के बाद दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधोपतन होता है। तो जब क्या होता है? एक युग के बाद दूसरे युग का प्रारंभ होता है, तब जो नैतिक मूल्य हैं और जो सामाजिक मानदंड हैं उनमें क्या होता है? अधोपतन हो जाता है। उनका क्या होता है? अधोपतन होता है। और इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। इतिहास में क्या किया गया है? काल, स्थान व विशेष महत्व को क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। तो हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्य और सामाजिक जो मानदंड हैं वो क्या होते हैं? अधोपतित होते हैं। इतिहास में काल, स्थान व समय विशेष के महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो इतिहास में क्या किया गया है? काल, स्थान और समय विशेष के महत्व को स्पष्ट किया गया है। अब देख लेते हैं सतयुग में क्या हुआ था। तो सतयुग में अवतार जो हुआ था, तो उसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार हुआ था। तो अवतार में जो मत्स्य अवतार था, इसमें जलीय जीव अवतार, जो जैसे सतयुग क्या था, एक तरफ हम लोग देखेंगे अवतार कौन कौन से हुए, दूसरे तरफ किन जीवों का विकास हुआ। तो मत्स्य अवतार में मछली, जलीय जीव का विकास हुआ। दूसरा कूर्म अवतार था, इसमें कछुआ, उभयचर स्थल वाले जानवरों का विकास हुआ। उभयचर जो जल और स्थल
स्थल और जल दोनों में रहने वाले जीव थे, उनका क्या हुआ, विकास हुआ। वराह अवतार में क्या हुआ, सुअर जीव का विकास हुआ, सुअर थल के पशु का विकास हुआ। और चौथा जो नरसिंह अवतार था, नरसिंह अवतार ये क्या है, अर्धमानव था। अर्धमानव पशुओं के बीच का जीव, अर्धमानव और पशुओं के बीच के जीव का क्या हुआ, अवतार हुआ। तो इस तरह से याद रखेंगे कि मत्स्य अवतार मछली जलीय जीव का सबसे पहले क्या हुआ, विकास हुआ। कूर्म अवतार में क्या हुआ, कछुआ उभयचर स्थल और जल, स्थल प्लस जल दोनों में रहने वाले जीव का विकास हुआ। वराह अवतार में सूअर का विकास होता है, सूअर थल में रहने वाले जीव का विकास होता है। और नरसिंह अवतार में क्या होता है, अर्धमानव पशुओं और मानव के बीच के जीव का क्या होता है, विकास होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ, त्रेता युग में वामन अवतार, त्रेता युग में क्या हुआ, वामन अवतार, बावना लघु मानव, बावना लघु मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। परशुराम अवतार हुआ, मतलब शस्त्र प्रयोग करने वाला, शस्त्र प्रयोक्ता मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। परशुराम, फरसा या फरसे वाले परशुराम का क्या हुआ, विकास हुआ। और उसके बाद राम अवतार हुआ, मानव राम समुदाय में रहने वाला मानव था। तो इस तरह से याद रखेंगे अवतार और जीवों का विकास। तो त्रेता युग में तीन अवतार हुए, वामन, परशु, राम। तो वामन क्या था, बौना मानव था। परशु कौन थे, फरसा धारण करने वाले शस्त्र प्रयोक्ता मानव थे। और राम कौन थे, समुदाय में रहने वाले मानव थे। इस तरह से ये त्रेता युग हो गया। अब देख लेते हैं द्वापर युग को। तो द्वापर युग में क्या हुआ, दो अवतार होते हैं, कृष्ण अवतार पशुपालन करने वाला मानव, कृष्ण क्या थे, पशुपालन करने वाले मानव थे। तो कृष्ण अवतार होता है और बुद्ध अवतार होता है। तो बुद्ध क्या है, कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले मानव थे। तो कृष्ण अवतार क्या थे, पशुपालन करने वाला मानव। और बुद्ध अवतार कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले मानव का अवतार होता है द्वापर युग में। आगे देख लेते हैं कलयुग। कलयुग में कल्कि अवतार, जो कि कल की भविष्य का मानव, संरक्षक संघारक्षक टी वाला मानव है। तो कलयुग का क्या है, भविष्य का जो मानव होगा वो क्या है, कल्कि अवतार होगा। विशेष विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम इस प्रकार बताए गए हैं। तो विष्णु पुराण में 4 युगों का सही जो है तो क्या है, विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम इस तरह से बताए गए हैं। अब देख लेते हैं कल्प क्या था। तो कल्प क्या था, ब्रह्मा का दिन था। तो जिस दिन क्या हुआ था, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, उसको क्या कहते हैं, कल्प कहते हैं। और आगे है मनवंतर। क्या है, मनवंतर 71 दिव्य योग हैं। तो 71 जो है तो दिव्य योग जब एक साथ मिले थे तो उसको क्या कहते थे, मनवंतर कहा गया था। और आगे देख लेते हैं तो दिव्य 4 युग, दिव्य युग में 4 युग थे। सतयुग, इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लेते हैं। दिव्य युग है यहाँ पे, दिव्य युग 4 युग थे। पहला क्या है, सतयुग, 4 गुणे 4,32,000। यहाँ पे याद रखेंगे सतयुग क्या है, 4 गुणे 4,32,000 वर्ष पहले का टाइम पीरियड। और त्रेता युग क्या है, 3 गुणे 4,32,000 वर्ष पहले का है। और द्वापर क्या है, 2 गुणे 4,32,000। ये टाइम पीरियड हैं इन युगों के, याद रखेंगे। तो सतयुग में 4 गुणे 4,32,000, त्रेता युग में 3 गुणे 4,32,000, द्वापर युग में 2 गुणे 4,32,000 और कलयुग में 1 गुणे 4,32,000। मतलब इतना टाइम पीरियड इनका था। तो इनका टाइम पीरियड कितना था, 4 में गुणा करने के बाद 4,32,000 साल इन सतयुग का टाइम पीरियड था। इतना टाइम वो मतलब इस सतयुग का टाइम था कितना, 4 में इतना गुणा करेंगे तो उतने टाइम तक ये इसका जो है तो टाइम पीरियड था। और उसके बाद त्रेता युग में क्या था, 3 गुणे 4 32
4,32,000। तो 3 गुणे 4 32 लाख टाइम पीरियड क्या था, त्रेता युग का था। और द्वापर युग का क्या था, 4 32, 2 गुणे 4,32,000 वर्ष इसका टाइम पीरियड था। और कलयुग का क्या है, 1 गुणे 4,32,000, मतलब 4,32,000 टाइम पीरियड क्या है इसका, कलयुग का भी टाइम है। आगे देख लेते हैं इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियां जो है तो कई बार जो है तो समस्या बनती हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इतिहास की तिथियां क्या हैं, तो अंग्रेजी में BC ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। तो अंग्रेजी में जब कहीं पे क्या लिखा रहता है, BC लिखा रहता है, याद रखेंगे अंग्रेजी में जब कहीं BC लिखा रहता है तो उस BC का मतलब है बिफोर, और ये क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व से है। तो बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व से है, मतलब ईसा के जन्म के पहले के टाइम से है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय BC कहलाता है। तो ईसा के जन्म से पूर्व के समय को क्या कहते हैं, BC कहते हैं। और कभी कभी तिथियों से पहले AD भी लिखा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जो तिथियां लिखी रहती हैं उनसे पहले AD अर्थात एन्नो डोमिनी, AD अर्थात एन्नो डोमिनी, AD दो शब्दों से मिलकर बना है, एन्नो और डोमिनी शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के टाइम पीरियड को, जन्म के वर्ष से आगे के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, इसको एनो डोमिनी AD कहा जाता है। और उस ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, BC कहते हैं। इतना सा सिंपल याद रखेंगे। आजकल AD की जगह CA और CE, AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे AD की जगह CE, कॉमन एरा का प्रयोग NCERT में होगा, तो याद रखेंगे वही AD नहीं है। और BC के स्थान पर BCE का प्रयोग होता है। CA अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCA अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब जो है तो कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो जो क्या है, दुनिया के ज़्यादातर देश हैं वो अब CE का प्रयोग ही कर रहे हैं, कॉमन एरा शब्द का ही क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए CA शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है। कभी कभी क्या होता है, अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, और जिसका क्या है तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग। तो कभी कभी अंग्रेजी में क्या होता है, BP, अंग्रेजी में क्या करते हैं, BP अक्षर का भी प्रयोग करते हैं, और इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। तो बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले के लिए यदि इस किसी जो है तो घटना का प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए BP का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो इस तरह से याद रखेंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा BC। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह हैं। तो जब इनका जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म के टाइम से, तो ईसा मसीह के जन्म मान लो 1 ईस्वी को हुआ, तो इसके जन्म के टाइम के आगे के जो है तो टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, AD कहेंगे। और इनके जन्म के पीछे के जो है तो टाइम पीरियड को BC कहेंगे। और इसी BC के लिए ही क्या किया जा रहा है, BC के लिए ही क्या प्रयोग किया जा रहा है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और AD के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, एनो डोमिनी कॉमन एरा। ठीक है दोस्तों, तो अब जो वर्तमान का टाइम चल रहा है इससे पहले के लिए BP का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो वर्तमान में क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो इससे पहले के टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, BP शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इतिहास में जो तिथि है तो घटता हुआ बढ़ता हुआ मानेंगे। तो जैसे जो प्रथम ईस्वी है उससे पहली शताब्दी से पहले के टाइम पीरियड को BC और उसके बाद के टाइम पीरियड को AD कहेंगे। ठीक है, यहीं पे मानेंगे कि ईसा का क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह का जन्म जहाँ हुआ वहाँ से क्या होता है, AD शुरू होता है, और वहाँ से पहले क्या है, BC है। इतना सा आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी जो है तो दिक्कत नहीं होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे विक्रम संवत, जूलियन संवत, हिजरी संवत, ये क्या हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले के हैं।
इसलिए इसके लिए बीसी का प्रयोग किया जाता है। और शक संवत क्या है 78 एडी का है, तो इस कारण से इस ईसा मसीह के जन्म के बाद का है, 78 एडी में हुआ है, तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं मतलब इसमें एडी लिखा जाता है। शक संवत क्या है एडी में लिखा जाता है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख संवत को। तो कली संवत क्या था 3102 बीसी महाभारत युद्ध में राजा परीक्षित के जन्म से आरंभ था। तो कली संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 3102 बीसी महाभारत युद्ध में राजा परीक्षित के जन्म के समय से आरंभ हुआ था। सप्तऋषि संवत 3076 बीसी, इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत से 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था। तो सप्तऋषि संवत क्या था, कली संवत से 25 वर्ष के बाद कश्मीर में प्रचलित था। बुद्ध संवत 544 ईस्वी में, बुद्ध संवत 544 बीसी में श्रीलंका की गणना अनुसार बुद्ध संवत 544 बीसी में प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध के निर्माण की वास्तविक तिथि 483 बीसी थी। तो जो क्या है महात्मा बुद्ध के निर्माण की वास्तविक तिथि क्या थी 486 बीसी थी। और 544 ईस्वी में क्या था श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत प्रारंभ हुआ था। आगे महावीर संवत 527 बीसी, तो 544 बुद्ध संवत 527 बीसी यहाँ पे याद रखेंगे महावीर स्वामी द्वारा आरंभ किया गया। जनसभा में संबोधित गणना से इसका क्या हुआ था प्रारंभ हुआ था। तो 527 बीसी से क्या हुआ था महावीर संवत का प्रारंभ हुआ था। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कली संवत 3102 बीसी महाभारत युद्ध में राजा परीक्षित के जन्म से आरंभ। सप्तर्षि संवत 3076 बीसी, लौकिक संवत भी इसको कहा जाता है। और ये क्या है कली संवत से 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था। बुद्ध संवत 544 बीसी में प्रारंभ हुआ, श्रीलंका की गणना के अनुसार है। और इसमें वास्तविक तिथि जो है तो निर्माण की तिथि बुद्ध की बताई गई है 483 बीसी। महावीर स्वामी 527 बीसी, महावीर स्वामी द्वारा आरंभ इस संवत का प्रयोग जनसभा में संबोधित गणना में हुआ है। और विक्रम संवत 58 बीसी का है। मालवा के राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी में सड़कों पर विजय, उज्जैनी में क्या हुआ था उज्जैनी में विजय प्राप्त की थी उन्होंने। तो उसके उपरांत उन्होंने क्या किया था इसको चलाया था, इसे मालवा संवत भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है, जिससे पहले का काल बीसी और बाद का काल एडी कहलाता है। इतना ध्यान रखेंगे कि ईसा मसीह का जो जन्म है तो ईसा मसीह के जन्म को प्रथम शताब्दी माना गया है, जिससे जो है तो पहले का टाइम बीसी बिफोर क्राइस्ट और बाद का टाइम एनो डोमिनी एडी कहलाता है। आगे देख लेते हैं शक संवत क्या है 78 एडी कुषाण शासक कनिष्क। शक संवत 78 एडी कुषाण शासक कनिष्क द्वारा सड़कों पर विजय के बाद शुरू किया गया। तो जो शक संवत था ये 78 एडी में क्या था कुषाण शासक कनिष्क द्वारा सड़कों पर विजय के कुषाणों पर विजय, यहाँ पे याद रखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे कुषाणों पर विजय, यहाँ पे सड़कों में प्रिंट हो गया है। तो कुषाणों पर विजय के बाद शुरू किया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को शक संवत को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। तो 78 एडी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों पर विजय के बाद, तो शक जो शासक थे उन पर विजय के बाद क्या था शकों पर विजय के बाद शुरू किया गया था। और इसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय संवत भी यही है। तो शक संवत क्या है याद रखेंगे 78 एडी में कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। और ये भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। इसको शालिवाहन संवत और राष्ट्रीय संवत, भारत का राष्ट्रीय संवत भी इसको कहते हैं, भी है, राष्ट्रीय संवत भी है। आगे देख लेते हैं अन्य संवतों में कलचुरी संवत 248 एडी का है। कलचुरी राजा ईश्वर सेन ने क्या किया था चेदी में कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला कलचुरी संवत था। आभारी राजा ईश्वर गुप्त संवत 319 एडी का है।
AD का है। और गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा आरंभ किया गया था। हर्ष संवत 606 AD का है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्य आरोहण के समय प्रारंभ किया गया। हिजरी संवत 622 AD में ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। और अतिथि यह जो है तो हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर, अतिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है और मदीना जाने को क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। अन्य संवतों में देखें तो कोल्लम संवत 825 AD कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में प्रारंभ था। इसे चालुक्य के विक्रम संवत भी कहा, इसे चालुक्यों ने चालुक्य के विक्रम संवत भी कहते हैं। इलाही क्या है? 1583 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इलाही संवत का प्रारंभ किया गया था। राजशक 1673 AD में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में राजशक संवत प्रारंभ किया गया था। और जूलियन कैलेंडर, तो कैलेंडर का विकास क्रम क्या था? तो जूलियस सीजर के द्वारा जूलियन कैलेंडर का विकास 46 BC में किया गया। डायोनिसियस एक्जिगो ISI कैलेंडर 527 BC का है। पोप ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 AD का है। और इसी तरह से अब देख लेते हैं भारतीय इतिहास एक अवलोकन को। तो भारतीय इतिहास एक अवलोकन के रूप में देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 BC इसका टाइम पीरियड है। वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 BC इसका टाइम पीरियड है। तो 1500 से 1000 BC वैदिक संस्कृति। और फिर इसी में क्या है, 1000 से 600 BC का टाइम पीरियड क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृति का है। और फिर बौद्ध व जैन धर्म का उदय 500 BC के लगभग 500 BC। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना 332 BC से 185 BC तक। अब उसके बाद AD शुरू होता है। तो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग 300 से 500 AD HD हो गया है, यहाँ पे AD है। उत्तर एवं दक्षिण भारत में भारत के छोटे राज्यों का उदय 500 AD से 1000 AD। मुस्लिम आक्रमण 1000 AD से 1600 AD तक। और उसके बाद यूरोपियों का आगमन 1608 से 1647। फिर भारत की स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक भारत 1947 से 2021 तक। फिर उसके बाद भारत में म्यूजियम के इतिहास को देख लेते हैं। तो भारत में यदि म्यूजियम के इतिहास को देखें तो ये काफ़ी पुराना है। भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में भारत का पहला म्यूजियम 1814 में कोलकाता में स्थापित किया गया। कोलकाता म्यूजियम के नाम से कोलकाता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या है? बंगाल के द्वारा इस म्यूजियम को स्थापित किया गया था और ये एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था जिससे यहाँ की कलात्मक वस्तुओं को संघ रखकर देश से बाहर ले जाया जा सके। इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ व कलात्मक वस्तुओं को अंग्रेज शासकों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया। तो जो ये म्यूजियम है इसमें संग्रहित कई दुर्लभ और कलात्मक वस्तुएं थी जिनको अंग्रेज शासकों ने क्या किया था? इंग्लैंड भेज दिया था। विश्व के अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। तो विश्व की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। इसके बाद ऐसे म्यूजियम की स्थापना हुई। और इसके बाद क्या हुआ था? इस तरह के म्यूजियम की स्थापना हुई जिसमें विविध यंत्र, जानवरों के खाली हाथी दांत रखे जाते थे। तो जानवरों के जो खाल थे और हाथी दांत थे उनको भी इसमें रखा जाता था। म्यूजियम में देख लेते हैं 19वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने म्यूजियम की स्थापना में विशेष सहयोग दिया था। तो जो 19वीं शताब्दी थी वहाँ पर क्या था? राजा जो महाराजा थे उन्होंने म्यूजियम की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए। और फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी उसके बाद जो म्यूजियम थे वो सामान्य लोगों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए। 1830 में जर्मनी के बर्लिन शहर में वोल्टेज म्यूजियम का निर्माण किया गया। और 1830 में क्या हुआ? जो जर्मनी का बर्लिन शहर था उसमें वोल्टेज म्यूजियम का निर्माण किया गया। आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में है।
और जो यदि मॉडर्न जो है तो टाइप का देखें तो आधुनिक ढंग का सबसे जो पुराना संग्रहालय है वो ऑक्सफोर्ड में है और 1679 में बना था। 1874 में स्थापित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है। तो 1814 में जो स्थापित क्या था, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री था, उसको सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है। म्यूजियम में अनेक दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित होती हैं। तो म्यूजियम में होता क्या है, अनेक प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित होती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इनको क्या किया जाता है, विशेष रूप से सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। म्यूजियम डे की शुरुआत कब से हुई दोस्तों, तो म्यूजियम डे की जो शुरुआत को देख लेते हैं। तो म्यूजियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, संरक्षित करने में लोगों के योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाने की घोषणा की। तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाने की शुरुआत की और पहली बार म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया। तो पहली बार 1983 में म्यूजियम डे मनाया गया। प्रतिवर्ष 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 18 मई को। तो 18 मई जो आने वाली है उसको क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है विश्व में। अब देख लेते हैं भारत के नामकरण को। तो भारत का नामकरण किस तरह से हुआ, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो इंडिया शब्द क्या है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। और भारतवर्ष नाम कहाँ सबसे पहले आया है, तो वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। भारत देश का यह नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। और भारत देश का जो वर्तमान में नामकरण है ये ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख जन भरत थे उनके नाम पर किया गया। वैदिक काल के उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता है और वैदिक काल में जो उत्तरी भारत था इसको आर्यावर्त कहा जाता है और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो दक्षिण भारत को क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था और उत्तरी भारत को वैदिक काल में आर्यावर्त कहा जाता था। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र के नाम भारत था, जो प्रतापी व शक्तिशाली राजा थे के नाम पर पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार और उस वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी इसका नाम भारत दिया गया था, ऐसा पौराणिक कथाओं में बताया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया है और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें इसको भारतवर्ष कहा गया है। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति भारत की प्रजाति निवास करती है। तो जो विष्णु पुराण है उसमें समुद्र के उत्तर, जो समुद्र है उसके उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति भारत की प्रजाति निवास करती है। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय संतति भारत की जो प्रजातियाँ हैं वो रहती हैं। आगे देख लेते हैं भारत के नामों में। तो भागवत पुराण में भारत को 9 वर्ष की संज्ञा दी गई है। तो यदि भागवत पुराण की माने तो वहाँ पर भारत को नए वर्ष की संज्ञा दी गई है। यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से ही बना है और ये शब्द जो है ये फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। तो यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे, अंग्रेज इसे क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे। वर्तमान नाम भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा। इसका अन्य शब्दों इसका अर्थ भक्तों का देश है। तो जो क्या था, वर्तमान नाम भारत है ये भी प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है और इसका जो अर्थ है वो भक्तों का देश है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था और भरत क्या था, भरतों का देश, भरत का देश है। भरत क्या था, एक प्राचीन कबीला था। भरत क्या था, एक प्राचीन कबीला का नाम था। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में है। तो भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईस्वी के साथ जो साहनी अभिलेख है उसमें मिलता है। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में बता दिया गया है कि भारत का नाम क्या है, भारत कहें या इंडिया कहें, और वो क्या है, राज्यों का संघ है। ईसवी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन कैसे होता है, तो ईसवी संवत में 57 जोड़कर, ईसवी संवत में क्या करेंगे, 57 क्या करेंगे, 57 जोड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ईसवी संवत 2020 है और इसमें क्या करेंगे, 57 जोड़ देंगे तो 2077 हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, विक्रम संवत कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, विक्रम संवत कहेंगे। तो याद रखेंगे, ईसवी संवत में 57 जोड़ करके विक्रम संवत प्राप्त करते हैं, और ईसवी संवत से यदि शक संवत में परिवर्तन करना हो तो ईसवी संवत में क्या करते हैं, 78 घटा देते हैं। तो ईसवी संवत में 78 घटा करके शक संवत प्राप्त किया जा सकता है। ईसवी संवत ऋण 78 बराबर शक संवत, तो 2020 इसमें 78 का क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1942 हो जाएगा। तो 1942 क्या हो जाएगा, शक संवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक संवत हो जाएगा। तो ईसवी संवत में 78 घटाने पर शक संवत प्राप्त होता है, और ईसवी संवत में 57 घटाने पर क्या होता है, ईसवी संवत में 57 घटाने पर क्या होता है, कौन सा संवत, विक्रम संवत प्राप्त होता है। इसी तरह से विक्रम संवत का ईसवी संवत में परिवर्तन यदि करना है तो विक्रम संवत में से 57 घटा देंगे, तो विक्रम संवत में से क्या कर देंगे, 57 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ईसवी संवत मिल जाएगा। और इसी तरह से क्या करेंगे, शक संवत का ईसवी संवत में परिवर्तन कैसे होगा, तो शक संवत में 78 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ईसवी संवत मिल जाएगा। जैसे 1963 क्या है, शक संवत है, इसमें क्या है, 78 जोड़ देंगे तो 2021 ईसवी संवत बन जाएगा। अब देख लेते हैं भारत का आद्य महाकाव्य रामायण को। तो भारत का आद्य महाकाव्य, यहाँ पे आद्य है, पुराना आद्य महाकाव्य रामायण को, तो रचयिता इसके कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता थे। रचना काल 550 BC टाइम पीरियड में इसकी रचना किया गया था, और विकास क्रम इसका 6000 श्लोक पहले थे, फिर इसमें 12000 श्लोक हुए और सतसाहस्त्री कहलाया और सतसाहस्त्री संहिता कहलाया, और जब इसमें क्या हो गए 24,000 श्लोक हो गए तो चतुर्विशत सहस्त्री संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, प्रारंभ में 6000 श्लोक, फिर श्लोक 12000 हुए तो सतसाहस्त्री हुआ, और उसके बाद 24 हुए तो चतुर्विशत सहस्त्री संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देख लेते हैं रामायण में। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में कवि कंबन ने किया। इसे रामायणम या रामावतारम भी कहा नाम से भी जाना जाता है। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृति बासनीवार बक्सा के समय किया गया, और फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, तथा शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने इसका क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था। 20वीं शताब्दी में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी। ज्ञातव्य हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। ये भी ध्यान रखना है कि जो रामायण की रचना है यह महाभारत के बाद हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। रचना काल 420 ईस्वी, 420 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था, और भाषा इसकी क्या थी, मूलतः संस्कृत थी। इसकी जो भाषा थी वो क्या थी, मूलतः संस्कृत थी। जय, इसका पहले नाम जय संहिता था। जय का अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। मूल कथा कौरव और पांडवों के युद्ध का विवरण है। इसमें प्रारंभिक उल्लेख अथवा लायन ग्रह सूत्र, तो प्रारंभिक उल्लेख लायन ग्रह सूत्र में मिलता है। तो ये भी याद रखेंगे कि महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है ये लायन ग्रह सूत्र में मिलता है। विकास क्रम इसका कैसा था, तो प्रथम चरण में महाभारत का नाम जय संहिता था। श्लोक इसमें 8800 थे। लेखक व्यास थे, व्याख्याकर्ता युधिष्ठिर थे। द्वितीय चरण में जय भारत, इसका नाम जय भारत हुआ। पहले इसका नाम जय था, फिर जय भारत हुआ। 24,000 इसमें श्लोक हुए। लेखक शुक्राचार्य थे और व्याख्याकर्ता कौन थे, परीक्षित थे।
तृतीय चरण में महाभारत को भारतीय इतिहास कहा गया और श्लोक इसमें 24,000 हुए। इसमें क्या था, उपखंड था और इसके लेखक वैशंपायन थे, व्याख्याकर्ता जन्मेजय थे। चतुर्थ चरण में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए। महाभारत में कितने, 1,00,000 श्लोक हो गए और इसके लेखक कौन हुए, लोमहर्षक, उग्रश्रवा, शौनक ऋषि इसके व्याख्याकर्ता थे। तो इस तरह से याद रखेंगे। पहले चरण में महाभारत का नाम जय था और 8800 श्लोक, लेखक व्यास, व्याख्याकर्ता युधिष्ठिर थे। द्वितीय चरण में जय भारत के नाम से जाना गया, श्लोक इसमें 24,000 थे, लेखक शुक्राचार्य, व्याख्याकर्ता परीक्षित हुए। और तृतीय चरण में क्या था, इसका महाभारत को भारतीय इतिहास कहा गया और इसमें क्या था, 24,000 श्लोक थे और कुछ उपखंड भी थे। तो 24,000 श्लोक और उपखंड भी थे। इसमें 24,000 से ज़्यादा जो है तो श्लोक और उपखंड थे। लेखक वैशंपायन, व्याख्याकर्ता जन्मेजय। चतुर्थ चरण में महाभारत को सहस्त्री संहिता 1,00,000 श्लोक, लेखक लोमहर्ष, उग्रश्रवा, शौनक ऋषि व्याख्याकर्ता थे। महाभारत में कुल 18 पर्व, महाभारत में कितने 18 पर्व हुए, जिनमें से पहला आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। याद रखेंगे, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सिप्टिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, महोत्सव पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो इस तरह से 18 पर्व हो गए। इस समय भीष्म पर्व छठा पर्व का भाग गीता है और इसमें जो क्या है, भीष्म पर्व है जो छठा पर्व है, उसका भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का संगम मिलता है। तो इसमें क्या मिलता है, कर्म की भक्ति और ज्ञान का संगम मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। गीता में भी सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है और सबसे बड़ा शांति पर्व है। और सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व है। महाभारत को तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुम देवनार ने कर किया, जो भारतम के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का तमिल में अनुवाद सबसे पहले पेरुम देवनार ने किया और ये भारतम के नाम से जाना जाता है। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय हुआ था। तो महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रज्मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायनी ने किया। तो रज्मनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद है, अकबर के समय हुआ, अब्दुल कादिर बदायनी ने किया। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी। अब रामायण के 7 कांड, 500 सर्ग और 2400 श्लोक। तो रामायण में क्या है, 7 कांड हैं। रामायण के 7 कांड, 500 सर्ग और 2400 श्लोक। तो रामायण में क्या है, बाल कांड में राम का बचपन, अयोध्या कांड में राम का राज्याभिषेक, अरण्य कांड पंचवटी में निवास और वहाँ पर शूर्पणखा रावण की बहन का जो उन्होंने क्या किया था और सीता का वहीं पर हरण हुआ था। किष्किंधा कांड राम की सुग्रीव से मित्रता, सुंदरकांड हनुमान द्वारा सीता को सांत्वना देना और युद्ध कांड रावण पर राम की विजय सबसे बड़ा कांड है। उत्तरकांड राम रावण वध और अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म। तो इस तरह से ये 7 प्रमुख कांड हो गए। तो इनको याद रखेंगे। बाल कांड में राम के बचपन, अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक, अरण्य कांड में क्या है, पंचवटी में निवास, शूर्पणखा का क्या हुआ, युद्ध हुआ था रावण और लक्ष्मण से, और उसके बाद क्या हुआ था, सीता को वो हरण हो गया था, रावण छल से ले गया था। और किष्किंधा कांड राम की सुग्रीव से मित्रता हुई थी इसमें। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका गए थे, सीता को उन्होंने सांत्वना दी थी कि राम आएंगे। और युद्ध कांड रावण पर राम की विजय हुई, ये सबसे बड़ा कांड था। उत्तरकांड रावण वध, राम की अयोध्या वापसी और सीता वनवास हुआ, वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ। कैथल महाभारत युद्ध का वास्तविक केंद्र, यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है तो उसको देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि इसका वास्तविक केंद्र कैथल था।
इस दावे के पीछे तर्क यह है कि युद्ध स्थल की 48 कोस की परिधि में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कैथल जिले में आता है और 48 कोस की परिधि 5 जिलों में फैली है। तो कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद व पानीपत जिलों की 160 मील के क्षेत्र में पूर्व भूमि का क्षेत्र आता है। युद्ध भूमि का क्षेत्र आता है। युद्ध के समय स्थापित किए गए 4 पंचतीर्थ आज भी वहाँ पर विद्यमान है। तो राजतरंगिणी भी देख लेते हैं। तो राजतरंगिणी राजाओं की धारा थी उसमें। तो रचयिता इसके कलहड़ थे। रचना 12वीं शताब्दी में हुई। भाषा इसकी संस्कृत थी। विषय वस्तु कश्मीर के चार शासकों नंद वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश, 4 वंशों। तो विषय वस्तु इसकी क्या है? कश्मीर के 4 वंशों नंद वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश के राजा जय सिंह के समय में पूर्व राजाओं के चरित्रों का संग्रह किया गया था। महत्व क्या था? तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इसमें किया गया। विशेष इसका विस्तार जो राजा ने जैनुल आबदीन के शासनकाल में किया था। कलहड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक तथा श्रीनगर का संस्थापक मानते हैं। तो कलहड़ महोदय अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक तथा श्रीनगर का संस्थापक मानते हैं। अब देख लेते हैं स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है। तो स्वास्तिक प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। तो किसी भी क्या होता है, शुभ अवसर को करने से पहले उसका क्या किया जाता है, इस तरह का वो जो चिन्ह क्या रहता है, बना रहता है, तो उसको स्वास्तिक वाला चिन्ह कहते हैं। ये इस तरह का होता है। इसको 2 रूपों में बनाया जाता है। तो स्वास्तिक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहर जिसमें स्वास्तिक का प्रयोग किया गया है। स्वास्तिक शब्द सुधन आशा धन का से बना है। सु का अर्थ अच्छा और आशा का अर्थ है आशा करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वास्तिक शब्द का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला है। अमरकोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना या सबका कल्याण हो ऐसा कार्य करना से है। तो स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसमें निहित है। प्रथम स्वास्तिक जिसमें रेखाएं आगे की ओर थी। तो प्रथम स्वास्तिक जिसमें क्या थी, रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाएं ओर मूर्ति हैं, इसे स्वास्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह है। तो दाएं ओर जिसमें क्या होती हैं, रेखाएं मूर्ति हैं, वो क्या होता है, शुभ होता है और जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से जो जिसमें क्या रहता है, दाएं ओर मूर्ति है, जिसमें क्या होता है, दाएं ओर मूर्ति है, उसको क्या कहते हैं, ये वाला जो चिन्ह है ये शुभ माना जाता है। ये क्या करता है, हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हैं और दूसरी आकृति जो है उसमें रेखाएं क्या करती हैं, पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मूर्ति हैं। तो हमारे क्या होती हैं, बाईं ओर मूर्ति हैं। भाई यहाँ पे हो गया है, बाईं ओर मूर्ति हैं। किधर मूर्ति हैं, हमारे बाईं ओर मूर्ति हैं। इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं और इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति में इसको अशुभ माना जाता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में यही वामावर्त स्वास्तिक अंकित था। तो जो जर्मनी का क्या था, तानाशाह हिटलर था, उसके ध्वज में यही वामावर्त स्वास्तिक अंकित था। अब देख लेते हैं ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। तो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वहाँ पर स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। तो स्वास्तिक की जो 4 भुजाएं हैं उनको 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना गया है। तो सिद्धांत सार ग्रंथ में स्वास्तिक को विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कमल, नदी और रेखाओं को ब्रह्मा जी की 4 मुख्य हाथ 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। अन्य ग्रंथों में 4 युग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों को स्वस्तिक का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे, अन्य ग्रंथों में 4 युग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों में स्वास्तिक का प्रयोग होता है। जातक की कुंडली बनाने में भी स्वास्तिक का प्रयोग होता है।
तो जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल या शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही इंगित किया जाता है। विशेष यदि देखें तो यहाँ पे 27 जुलाई 2017 को राम जन्मभूमि अयोध्या से रामेश्वर के बीच रेल सेवा प्रारंभ की गई है। यह 6 राज्यों यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को आपस में जोड़ेगी। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जो राम जन्मभूमि है अयोध्या, वहाँ से रामेश्वर के बीच रेल सेवा प्रारंभ की गई है 27 जुलाई 2017 को, और यह 6 राज्यों यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में जोड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक बेसिक्स वाला यहीं से समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।